स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी फर्स्ट ईयर आपके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम थोड़ा जल्दी से आपको इसको कंप्लीट कराएंगे। तो आज पार्ट 13 आपके लिए हम लेके आए हैं। 25 क्वेश्चन होंगे टोटल और आखिरी में आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना होगा और हमें बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप आंसर करेंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको अगली सीरीज़ और बाकी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएँ। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके लिए। व्हाट इज़ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ए क्रिस्टल? एक क्रिस्टल की रेजोनेंट आवृत्ति रेंज क्या है? तो ऑप्शन ए देखिए आपको दे रखा है बिटवीन 0.1 मेगाहर्ट्ज एंड 1 मेगाहर्ट्ज, 0.1 एंड 1 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन बी है बिटवीन 0.1 एंड 10 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन डी है आपका बिटवीन 0.5 एंड 25 मेगाहर्ट्ज और ऑप्शन डी है बिटवीन 0.5 एंड 30 मेगाहर्ट्ज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी बिटवीन 0.5 एंड 30 मेगाहर्ट्ज। 0.5 से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ कॉलपिट्स ऑक्सीलेटर कंपेयर टू हार्टले ऑक्सीलेटर? कॉलपिट्स ऑक्सीलेटर और हार्टले ऑक्सीलेटर में क्या अंतर है? बेसिकली मेन डिफरेंस क्या है? तो ऑप्शन ए देखिए आपके दिए यूजेज स्प्लिट इंडक्टर, स्प्लिट इंडक्टर का उपयोग। ऑप्शन बी है यूज स्प्लिट कैपेसिटर, स्प्लिट कैपेसिटर का उपयोग। ऑप्शन सी है यूज क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का उपयोग। ऑप्शन डी है यूज SCR कॉम्बिनेशन, SCR संयोजन का उपयोग। तो इसमें देखिए आपसे पूछा है बेसिकली कॉलपिट ऑक्सीलेटर जो होता है हार्टले ऑक्सीलेटर से कैसे डिफरेंस है। तो चलिए सही ऑप्शन है आप इसका स्प्लिट कैपेसिटर का उपयोग। चलिए क्या होता है थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसको। ये होता है बेसिकली आपका डिफरेंस। हमारा जो कॉलपिट ऑक्सीलेटर होता है उसमें दो हमारे स्प्लिट कैपेसिटर यूज किए जाते हैं, जबकि हमारा हार्टले ऑक्सीलेटर टेप्ड होता है, इंडक्टर उसका टेप्ड इंडक्टर होता है। ठीक है, हार्टले ऑक्सीलेटर क्या होता है? टैप बिटवीन टू कॉइल। तो ये कॉइल हो गया, इसी कॉइल के बीच में टैप्ड रहता है। और जो हमारा कॉलपिट ऑक्सीलेटर होता है टैप बिटवीन टू कैपेसिटर। ठीक है, तो यूज स्प्लिट कैपेसिटर इज द राइट आंसर। कॉलपिट ऑक्सीलेटर में स्प्लिट कैपेसिटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैपेसिटर C1 एंड C2 इन द सर्किट? सर्किट में कैपेसिटर C1 और C2 का नाम क्या है? ये आपको सर्किट दे रखा है, इसमें C1 और C2 का नाम पूछ रहा है आपसे। तो ये बेसिकली कौन सा सर्किट है? ये सर्किट अगर आप देख पा रहे होंगे तो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। ठीक है, तो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में क्या होता है कि इसमें जब हम ट्रिगर पल्स अप्लाई करते हैं तो हमारा ट्रांजिस्टर का जो स्टेट है वो चेंज होने में कुछ डिले होता है, एक टाइम लगता है, जिसको हम दूर करने के लिए बेसिकली इन कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, इन्हें हम स्पीड अप कैपेसिटर भी कहते हैं। और यहाँ पे लेकिन आपसे पूछ रहा है कि इनको और किस नाम से हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है आपका कम्यूटेटिंग कैपेसिटर। कम्यूटेटिंग कैपेसिटर सी इज़ द राइट आंसर। C1 और C2 है कम्यूटेटिंग कैपेसिटर, जिनको हम स्पीड अप कैपेसिटर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच सर्किट इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ LC टैंक सर्किट? LC टैंक सर्किट की आवृत्ति द्वारा किस सर्किट का निर्धारण किया जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीलेटर, ऑप्शन बी एम्पलीफायर, ऑप्शन सी मल्टीप्लेक्स, ऑप्शन डी डीमॉड्यूलेटर। इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑक्सीलेटर। ठीक, LC टैंक सर्किट की फ्रीक्वेंसी ऑफ LC टैंक सर्किट से हम ऑक्सीलेटर को डिटरमाइन करते हैं, ऑक्सीलेटर सर्किट को। ठीक है, थोड़ा सा हम जल्दी आपको कराएंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से आपके सारे सीरीज खत्म हो जाएं। उसके बाद हम आपके लिए एक मैराथन क्लासेस भी ले आएंगे इसके लिए। इसलिए हो सकता है कुछ क्वेश्चन को हम आपको ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें, तो आप लोग थोड़ा इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि रिवीजन में बहुत एक्सप्लेन करने जाएंगे तो आपका टाइम बहुत ख़राब होगा उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सर्किट डायग्राम? सर्किट आरेख का नाम क्या है? ये आपको एक सर्किट आरेख दिया हुआ है और इसका नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन बी है आपका RC कपल्ड एम्पलीफायर, ऑप्शन सी है वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर, या ऑप्शन डी ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये सर्किट क्या है बेसिकली आपका? देखिए सही आंसर है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है,
तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बेसिकली क्या होता है, इसमें जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो क्रॉस कपल्ड होते हैं। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर है 2, ये क्रॉस कपल्ड है, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारा क्या है, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। इसके आउटपुट को भी देख के इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चार्ज एक्यूमुलेटेड बाय द कैपेसिटर एट द एंड ऑफ 2 टाइम कांस्टेंट लिमिट। 2 बार स्थिर सीमा के अंत में कैपेसिटर द्वारा संचित प्रभार का कितना प्रतिशत है। देखिए ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी 63.2% और ऑप्शन डी है 86.4%। ये आपका बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड चलिए इस क्वेश्चन को हम जब आपको बताएंगे तो कम से कम इससे आपके 3-4 क्वेश्चन की क्वेरी सॉल्व होगी, जो आगे आपको मिल भी सकते हैं और एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 को ध्यान से समझ लेंगे तो जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप सारा कर पाएंगे, ठीक है। कैपेसिटर हमारा जो चार्ज होता है बेसिकली, यहाँ बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कैपेसिटर जो चार्ज होता है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है 0 से एक प्रिडिक्टेबल मैनर में, ठीक है। उसका एक प्रिडिक्टेबल पाथ होता है, प्रिडिक्टेबल मेथड होता है। तो 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम कांस्टेंट पूछ रहा है ना, तो इसको याद रखिए बिल्कुल। 1 टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर 63.2% चार्ज हो जाता है अपने फुल चार्ज का। फुल चार्ज यानी आप मान लीजिए 100%, ठीक है। उसका 63.2% बिल्कुल 1 टाइम कांस्टेंट में हो जाता है। उसके बाद जैसे ही अगले टाइम कांस्टेंट आते हैं, मान लीजिए फिर 2 टाइम कांस्टेंट आया, ठीक। 2 टाइम कांस्टेंट में क्या होगा, 63.2% चार्ज हो गया। अब रिमेनिंग कितना बचा आपका, 36.8। 100 में से 63.2 अगर जाता है तो कितना बचता है, 100 माइनस 63.2, ठीक। तो ये बचा आपका 36.8। तो ये जो रिमेनिंग 36.8 है इसका फिर से 63.2, क्योंकि 1 टाइम कांस्टेंट में वो जितना आपका फुल चार्ज है उसका 63.2% होता है। अब रिमेनिंग आपका कितना बचा है, 36.8, मतलब इसके लिए अब फुल चार्ज हुआ 36.8%। तो अभी इसका 63.2% फिर से चार्ज होगा। तो 36.8 का अगर 63.2 हम निकालते हैं तो ऑलमोस्ट लगभग हमारा आएगा 23.25। आप निकाल लीजिएगा 36.8 का 63.2%। इसको जब निकालेंगे तो आपको ऑलमोस्ट ये मिलेगा 23.25%, ठीक। तो अभी क्या होगा, 2 टाइम कांस्टेंट में 63.2 में ये जो आपका 23.25 आया है आपका, मतलब 63.2 का 36.8 का जो 63.2% आया है 23.25, ये जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 63.2 प्लस 23.25 जोड़ेंगे तो आपको लगभग कितना मिलेगा, 86.4 समथिंग के आसपास आपको मिलेगा। तो 2 टाइम कांस्टेंट में आपका सही आंसर क्या हो गया, 86.4। इसी जगह अगर आपसे पूछा होता 1 टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज होता है तो उसका आंसर आपका होता 63.2। अब इसी में अगर आपसे पूछे 3 टाइम कांस्टेंट में कितना होगा, 3 टाइम कांस्टेंट भी पूछ सकता है ना आपसे, तो आपको क्या करना है, 86.4 हो गया। 86.4 100 में से इसको घटाइए तो कितना आएगा आपका, ये आपको लगभग आ जाएगा 23.6। मतलब 3 टाइम कांस्टेंट में जो होगा वो चार्ज 23.6 का 63.2%। अब इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, जो आएगा वो वैल्यू होगा, ठीक है। इसी तरह 4 टाइम कांस्टेंट में जो पूछेगा उसको आप इसी तरह निकालेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसमें जितना आएगा उसका फिर 4 टाइम कांस्टेंट में। इस तरह से कैपेसिटर को पूरा चार्ज होने में लगभग अगर हम देखें तो हमें लगभग 5 टाइम कांस्टेंट लगता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर को पूरा चार्ज होने में कितना टाइम कांस्टेंट लगता है, तो यह है 5 टाइम कांस्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन में इधर उधर हुआ है तो आपको थोड़ा लग रहा होगा कि कैसे कैसे, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ लीजिए। 1 टाइम कांस्टेंट में देखिए हम अलग से एक कलर देके आपको यहाँ समझा देते हैं। 1 टाइम कांस्टेंट में जो होता है वो 63.2% होता है। 2 टाइम कांस्टेंट में जो 100 माइनस 63.2 जो बचता है, मतलब 36.8, फिर से इसका 63.2% होता है, जो आता है 23.25, जोड़ने पे 86.4 आता है। अगला 3 टाइम कांस्टेंट में
100 माइनस 86.4 करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका 63.2% इसमें जोड़ देंगे, वो हो गया 3 टाइम कांस्टेंट का। इस तरह से टोटल 5 टाइम कांस्टेंट लगता है पूरा चार्ज होने में। ठीक, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, 86.4% जो हमने आपको बताया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। यहाँ पे 2 टाइम कांस्टेंट पूछा है, हो सकता है आपसे 3 टाइम पूछ ले, हो सकता है आपसे 1 टाइम ही पूछ ले। ठीक, जो भी पूछेगा आप बिल्कुल अगर इसको याद रखेंगे तो करके आ पाएंगे। थोड़ा सा लंबा हो गया एक्सप्लेनेशन, बट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी तरह का क्वेश्चन आ गया फिर से। हाउ मेनी टाइम कॉन्स्टेंट्स रिक्वायर टू चार्ज ए कैपेसिटर टू 63.2 ऑफ इट्स फुल चार्ज वोल्टेज। एक कैपेसिटर को अपने पूर्ण आवेश वोल्टेज के 63.2 में बदलने के लिए कितने समय की आवश्यकता है। अभी हमने आपको बताया था 63.2 के लिए कितनी आवश्यकता होती है। चलिए जल्दी से कमेंट में बता दीजिए अगर आप वीडियो लाइव देख रहे हैं तो। चलिए ऑप्शन ए देखा है 4 टाइम कांस्टेंट, ऑप्शन बी है 3 टाइम कांस्टेंट, ऑप्शन सी है 2 टाइम कांस्टेंट और ऑप्शन डी है 1 टाइम कांस्टेंट। तो क्या बताया था हमने 63.2 के लिए 1 टाइम कांस्टेंट। 1 टाइम कांस्टेंट लगेगा 63.2%। ठीक, राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऐसे ही यहाँ पे हो सकता है आपसे दे देता है 86.4% कितने में होगा, तो क्या लगाते आप 2 टाइम कांस्टेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, व्हिच सर्किट कॉमनली यूज पैरेलल फेड हार्टले ऑक्सीलेटर्स। कौन सी सर्किट आमतौर पर पैरेलल फेड हार्टले ऑक्सीलेटर्स का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है स्टीरियो एम्पलीफायर, ऑप्शन बी है रेडियो रिसीवर, ऑप्शन सी टेलीविज़न रिसीवर, ऑप्शन डी है ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा रेडियो रिसीवर। हार्टले ऑक्सीलेटर जो होता है रेडियो रिसीवर्स में हम यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन द ऑक्सीलेशंस ऑफ द ऑक्सीलेटर सर्किट। ऑक्सीलेटर सर्किट के ऑक्सीलेशन को बनाए रखने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक, ऑप्शन बी है प्रोवाइड रीजनरेटिव फीडबैक, या ऑप्शन सी है इंक्रीज द बायस वोल्टेज, बायस वोल्टेज को बढ़ाएं, या ऑप्शन डी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर की वैल्यू बढ़ाएं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका प्रोवाइड रीजनरेटिव फीडबैक, या पॉजिटिव फीडबैक भी बोलते हैं इसको। पॉजिटिव या रीजनरेटिव फीडबैक हम प्रोवाइड करके जो है ऑक्सीलेटर की ऑक्सीलेशन को सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशंस वेरिड इन द पैरेलल फेड हार्टले ऑक्सीलेटर। पैरेलल फेड हार्टले ऑक्सीलेटर्स में ऑक्सीलेशन की आवृत्ति कैसे भिन्न होती है। ऑप्शन ए है बाई चेंजिंग बायस रजिस्टर R1। ठीक, ऑप्शन बी है बाई चेंजिंग कैपेसिटर C1, ऑप्शन सी है बाई चेंजिंग कैपेसिटर C2, ऑप्शन सी है बाई वेरिंग कैपेसिटर C। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है आपका सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका बाई चेंजिंग बायस रजिस्टर R1। ठीक, इसको बदल के हम इसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हम वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ वेव फॉर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय द सीरीज फेड हार्टले ऑक्सीलेटर। श्रृंखला मतलब सीरीज फेड हार्टले ऑक्सीलेटर किस प्रकार की तरंग निर्मित करता है। ठीक, ऑप्शन है स्क्वायर वेव, ऑप्शन बी पल्स वेव, ऑप्शन सी है ट्रायंगुलर वेव, या ऑप्शन डी है साइनोसॉइडल वेव। ठीक है, तो हमारा जो सीरीज में हार्टले ऑक्सीलेटर होता है वो हमेशा हमारा साइन वेव जनरेट करता है। ठीक है, विद डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब हम अपने एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पे साइन वेव इससे जनरेट कर सकते हैं सीरीज फेड हार्टले ऑक्सीलेटर द्वारा। ठीक है, और इसे हम रेडियो रिसीवर में यूज करते हैं और हमें इससे वाइड रेंज की फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है, मतलब बहुत ही वाइड रेंज की फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त होती है, इसलिए हम इसे रेडियो रिसीवर में यूज करते हैं। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन डी साइनोसॉइडल वेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द सर्किट डायग्राम। सर्किट आरेख का नाम बताएं। ये आपको सर्किट दिया हुआ है और इसका आपसे नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा आपको, देखिए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन बी है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन सी है मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर,
और ऑप्शन डी है टाइमर सर्किट। तो टाइमर सर्किट तो है नहीं, और बाई स्टेबल मोनो स्टेबल हमने आपको पहले ही दिखाया था, वो भी नहीं है। तो क्या है बेसिकली इसका सही ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन आपका है मोनो स्टेबल, ठीक है, तो राइट आंसर इज द मोनो स्टेबल वाइब्रेटर। देखिए हम यहाँ मल्टी वाइब्रेटर, देखिए हम यहाँ आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन अगर करने जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम लग जाएगा, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा, एक बार अपने आप से पढ़ लीजिएगा डिटेल में अगर आपको जानना है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ फीडबैक इज यूज्ड बाय द वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर टू ऑक्सीलेट द सिग्नल। वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर द्वारा सिग्नल को ऑक्सीलेट करने के लिए किस प्रकार के फीडबैक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है नो फीडबैक, ऑप्शन बी है पॉजिटिव फीडबैक, ऑप्शन सी नेगेटिव फीडबैक, ऑप्शन डी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। ठीक, इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। वेन ब्रिज जो है ऑक्सीलेट करने के लिए सिग्नल दोनों फीडबैक का इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, हाउ टू इम्प्रूव द फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इन ऑक्सीलेटर सर्किट। कैसे ऑक्सीलेटर सर्किट में आवृत्ति की स्थिति में सुधार, स्थिरता में सुधार किया जाता है। ठीक, ऑप्शन है इंक्रीज द सप्लाई वोल्टेज, आपूर्ति वोल्टेज बढ़ाकर। ऑप्शन बी बाई यूजिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग करके। ऑप्शन सी यूजिंग एल एंड सी, यूजिंग एल और सी का उपयोग करके। ऑप्शन सी इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट, सर्किट की प्रॉपर्टी में सुधार करके। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी बाई यूजिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल करके हम फ्रीक्वेंसी की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज द ट्रांजिस्टर यूज टू ऑपरेट द कॉलपिट ऑक्सीलेटर। कॉलपिट ऑक्सीलेटर को संचालित करने के लिए किस ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है AC127, ऑप्शन बी है BF194B, ऑप्शन सी है BC148B और ऑप्शन डी है AC188। तो इसका सही ऑप्शन है आपका BF194B। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट पीरियड इज रिक्वायर्ड टू फुली चार्ज ए कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 55 याद कीजिए, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं देखा है 56 अगर नहीं देखा है 56 एक बार जाके फिर से देख लीजिए, आपको ये सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट पीरियड इज रिक्वायर्ड टू फुली चार्ज ए कैपेसिटर। एक संधारित्र को पूरी तरह से चार्ज करने के लिए कितने समय निरंतर अवधि की आवश्यकता होती है, टाइम कांस्टेंट की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 56 में हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर आपको ब्रीफ में हम बता देते हैं। देखिए ऑप्शन ए दिया आपका 10 टाइम कांस्टेंट, ऑप्शन बी है 7 टाइम कांस्टेंट, ऑप्शन सी है 5 टाइम कांस्टेंट या ऑप्शन डी 3 टाइम कांस्टेंट। हमने आपको क्या बताया था कि 1 टाइम कांस्टेंट में लगभग 63.2% चार्ज हो जाता है, 2 टाइम में रिमेनिंग 100 - 63.2 का 63.2% यानी लगभग 84.6 हो जाता है। इसी तरह 3 टाइम में निकाल लेंगे 4 टाइम, और लगभग एक कैलकुलेशन के हिसाब से 5 टाइम कांस्टेंट में हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। तो 5 टाइम कांस्टेंट, सी इज़ द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपसे। तो ऑप्शन सी 5 टाइम कांस्टेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैपेसिटर C4 इन द RC फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर। RC फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर में कैपेसिटर C का उद्देश्य क्या है, C4 का। तो ये बेसिकली आपको देखिए C4 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें है पहला देखिए, बाईपास अनवांटेड HF ऑक्सीलेशंस टू ग्राउंड हाई फ्रीक्वेंसी। HF मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशंस, मतलब अब अनवांटेड हाई फ्रीक्वेंसी जो हमारा ऑक्सीलेशन है उसको ग्राउंड कर देता है, बाईपास ग्राउंड। ठीक, ऑप्शन बी है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ डी वोल्टेज। ठीक, ऑप्शन सी है सप्लाइज बेस बायस टू ट्रांजिस्टर, और ऑप्शन सी है डिटरमाइंस द ऑक्सीलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ऑक्सीलेटर आवृत्ति निर्धारित करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। ठीक, C4 हमारा देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, अनवांटेड जो भी हमारा हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन है उसको ग्राउंड के थ्रू बाईपास कर रहा है। ठीक, ये यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच टाइप ऑफ एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड इन द सर्किट। सर्किट में किस प्रकार के एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किया गया है। ये आपको सर्किट दिया हुआ है और पूछ रहा है इसमें कौन सा एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन यूज किया गया है। ऑप्शन है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन सी है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, ऑप्शन सी है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन या ऑप्शन डी है कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन।
तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए, इसमें देख के आप समझिएगा, ठीक है। डिटेल में आप ज़रूर इन सबको पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि एक एक सर्किट आपको यहाँ एक्सप्लेन करना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लोग उसकी भी कंप्लेन करते हैं, ठीक। तो इसका होगा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट इन एलसी ऑक्सीलेटर्स। एलसी ऑक्सीलेटर्स में आवृत्ति बहाव बेसिकली ओवरकम कैसे दूर किया जाता है, ड्रिफ्ट, ठीक। फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट जो होता है एलसी ऑक्सीलेटर में, हिंदी ट्रांसलेशन बहुत सारा मिस्टेक्स रहता है, तो कोशिश कीजिए आप लोग इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करने की, ठीक है। उसको कैसे दूर करते हैं, ड्रिफ्ट फ्रीक्वेंसी जो होता है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट जो होता है। तो ऑप्शन ए है आपका अप्लाई अपोजिट पोलरिटी ऑफ सिग्नल, ठीक, सिग्नल की विपरीत ध्रुवता को अप्लाई करके। ऑप्शन बी है प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक, नकारात्मक फीडबैक देके। या ऑप्शन सी है यूजिंग हाई क्यू क्वाइल्स एंड गुड क्वालिटी कैपेसिटर, उच्च क्यू क्वाइल और अच्छी गुणवत्ता के कैपेसिटर का उपयोग करके। और ऑप्शन डी है इंक्रीज द सप्लाई वोल्टेज, आपूर्ति वोल्टेज को बढ़ा के। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी, ठीक। हम फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट से बचाव कर सकते हैं, बच सकते हैं कैसे, यूजिंग हाई क्यू क्वाइल्स एंड गुड क्वालिटी कैपेसिटर, एक अच्छी गुणवत्ता के कैपेसिटर और हाई क्वालिटी के मतलब हाई क्यू क्वाइल्स यूज करके हम बच सकते हैं ड्रिफ्ट, जो फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई एलसी ट्यून्ड सर्किट्स आर नॉट यूज्ड इन ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर में एलसी ट्यून्ड सर्किट का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका एलसी वैल्यूज रिक्वायर्ड इज टू लार्ज, ठीक। ऑप्शन सी है एलसी कंपोनेंट्स आर नॉट अवेलेबल, एलसी घटक अवेलेबल नहीं होते हैं। ऑप्शन सी है एलसी टैंक सर्किट डजंट प्रोड्यूस एएफ सिग्नल, एलसी टैंक सर्किट एएफ सिग्नल का उत्पादन नहीं करता। या ऑप्शन डी है आपका एलसी टैंक सर्किट ऑपरेशन रिक्वायर्स हाई वोल्टेज, एलसी टैंक सर्किट ऑपरेशन के लिए हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, एलसी वैल्यूज रिक्वायर्ड इज टू लार्ज, ठीक। तो एक तो एलसी सर्किट जो हमारा एलसी ट्यून्ड सर्किट होता है लो फ्रीक्वेंसी के लिए सुटेबल नहीं होता है, और इसके लिए जो एल और सी मतलब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो होते हैं वो बहुत ही लार्ज वैल्यू में रिक्वायर्ड होते हैं, और इस वजह से इसका हम इस्तेमाल नहीं करते ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि ऑडियो फ्रीक्वेंसी में हमें लो वैल्यू चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ए क्लिपिंग सर्किट। क्लिपिंग सर्किट के लिए आवश्यक बुनियादी घटक क्या हैं। ऑप्शन है डायोड एंड रजिस्टर, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर एंड डायोड, ऑप्शन सी डायोड एंड कैपेसिटर, और ऑप्शन डी है कैपेसिटर एंड रजिस्टर, ठीक। तो इसका सही आंसर है आपका डायोड एंड रजिस्टर। क्लिपिंग सर्किट के लिए जो मेन हमारा बुनियादी कंपोनेंट्स है, बेसिक कंपोनेंट्स है, वो डायोड और रजिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सर्किट। सर्किट का नाम क्या है। ये सर्किट आपको दिया हुआ है और इसका नाम पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है हाफ वेव रेक्टिफायर, ऑप्शन बी है फुल वेव रेक्टिफायर, ऑप्शन सी है कॉम्बिनेशन क्लिपर, या ऑप्शन डी डीसी रिस्टोरर सर्किट, ठीक। तो ये क्या है हमारा, बेसिकली देखिए यहाँ पे एक डायोड आपका लगा है फॉरवर्ड बॉयस में, एक लगा है, मतलब एक समय में हमारा एक डायोड ही इस तरह से मतलब एक्टिव होता है, और इसका नाम क्या है, बेसिकली ये है हमारा कॉम्बिनेशन क्लिपर है, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्लिपर सर्किट है। आगे इसके बारे में और क्वेश्चंस आएंगे तो हम आपको डिटेल वहाँ पर समझा देंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच सर्किट गिव्स द आउटपुट वेव फॉर्म। कौन सा सर्किट आउटपुट तरंग इस तरह देता है। यहाँ पे देखिए एक आउटपुट वेव फॉर्म बनाया हुआ है और आपसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा सर्किट देता है। ऑप्शन है पीक क्लिपर, ऑप्शन बी है कॉम्बिनेशन क्लिपर, ऑप्शन सी है बायस्ड नेगेटिव क्लिपर, या ऑप्शन डी है बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर, ठीक। इसका सही ऑप्शन क्या है आपका, बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर। क्या होता है चलिए आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर बेसिकली ये हमारा होता है, यहाँ पे देखिए इस तरह से जो दिया है, इसमें हमारा जो हाफ साइकिल होता है उसमें ये इस तरह से दिखता है, ठीक है, आउटपुट वेव फॉर्म। तो एक बार आप लोग इसके बारे में डिटेल से क्लिपर सर्किट जरूर पढ़ लीजिएगा, तो आपको जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे सर्किट्स को आपके लिए समझा पाना वीडियो को बहुत ही लंबा कर देता है, ठीक। तो ये बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच सर्किट इज यूज्ड टू क्लिप पोर्शन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल वोल्टेज। इनपुट सिग्नल वोल्टेज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भाग को
क्लिप करने के लिए किस सर्किट का उपयोग किया जाता है। अभी आपने पीछे देखा था ना कि इनपुट और आउटपुट दोनों को अगर हमें करना हो तो कौन सा सर्किट यूज होता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन है कॉम्बिनेशन क्लिपर सर्किट, ऑप्शन बी बायस्ड नेगेटिव क्लिपर सर्किट, ऑप्शन सी बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर सर्किट, या ऑप्शन डी अनबायस्ड क्लिपर सर्किट। तो देखिए हमारा नेगेटिव क्लिपर सर्किट जो होता है नेगेटिव को क्लिप करता है, पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव क्लिप। कॉम्बिनेशन जो होता है मतलब दोनों संयोजन, वो हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों को करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कॉम्बिनेशन क्लिपर सर्किट, जो हमने पीछे अभी पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पे देखिए, इस तरह से होता है हमारा कॉम्बिनेशन क्लिपर सर्किट। और यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल दोनों को ये आउटपुट इस तरह से आपको देता है। ठीक है, ये है आपका कॉम्बिनेशन क्लिपर सर्किट का डायग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच एप्लीकेशन द क्लैम्पर सर्किट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लैम्पर सर्किट का उपयोग किस एप्लीकेशन में किया जाता है। ऑप्शन है रडार, ऑप्शन बी रेडियो रिसीवर, ऑप्शन सी स्टोरेज काउंटर, या ऑप्शन डी पावर सप्लाई। ठीक है, क्लैम्पर एक्चुअली एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो डीसी वैल्यू जो होता है उसको चेंज करता है सिग्नल टू द डिजायर्ड लेवल में। ठीक है, बिना उसके शेप को बदले हुए। तो इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली हम पावर सप्लाई में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोनस क्वेश्चन है, जिसका आंसर अगर आप देंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। व्हिच टाइप ऑफ एम्पलीफायर इज यूज्ड टू ऑपरेट लाउड स्पीकर। ठीक, लाउड स्पीकर्स में किस तरह का एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है IF एम्पलीफायर, ऑप्शन बी RF एम्पलीफायर, ऑप्शन सी है पावर एम्पलीफायर, और ऑप्शन डी वोल्टेज एम्पलीफायर। तो इसमें कौन सा एम्पलीफायर हम लाउड स्पीकर को संचालित करने में इस्तेमाल करते हैं, उसका आंसर अगर आप कमेंट्स में देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर और कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले आगे सीरीज के सारे पार्ट्स और सारे अदर वीडियो भी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाया करें। थैंक यू सो मच।